गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा नोट्स आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपनी एक लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए, एसिड्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, बेस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। चलिए, हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ एसिड्स। अम्लों के प्रयोग। तो सबसे पहले जो एसिड आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। हिंदी में लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज करते हैं बेटा, सोल्ट बनाने में यूज करते हैं। जैसे NaCl आपने देखा होगा, और भी सोल्ट्स होते हैं। तो सोल्ट फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, इसीलिए इसका एक नाम रख दिया गया म्यूरेटिक एसिड। क्या नाम रख दिया? म्यूरेटिक एसिड। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपने सुना है एसिडिटी हो जाती है, कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, इनो लेते हैं। तो एसिडिटी कब होती है? जब स्टमक के अंदर HCl की जो मात्रा होती है वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है। तो एसिडिटी का कारण क्या होता है बेटा? HCl होता है। एसिडिटी के नाम में ही एसिड, एसिडिटी के नाम में क्या है? एसिड। यानी कि एसिड जब स्टमक में अमाशय में ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है तो उसे बोलते हैं हम एसिडिटी। नेक्स्ट में लिखोगे, एसिडिटी इन स्टमक, एसिडिटी इन स्टमक is due to excess amount of is due to excess amount of HCl। अमाशय में अम्लता, अमाशय में अम्लता अमाशय में अम्लता HCl की अमाशय में अम्लता HCl की अधिक मात्रा की वजह से होती है। ठीक है। अब जब सोना काला पड़ता है बेटा, ये टेक्निकल का काम है बेटा, ये हमारा नहीं। जैसे क्लास कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। कोई नहीं, तब तक मैं रुक जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती। चलिए, अब आपने सुना होगा जब सोना काला पड़ता है तो उसको धुलवाने के लिए आप सुनार के पास जाते हो ना? जाते हो ना? हाँ सर जाते हैं। सोना है, अभी बेरोजगार हो, अभी सोना नहीं होगा। दूसरा, ये वाला सोना भी नहीं होगा, सोना बाबू, है ना। हम इस गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये सोना भी काला पड़ता है और ये वाला सोना भी काला पड़ता है। तो इसके कालेपन को हटाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है एक्वारेजिया, और इसके कालेपन को हटाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग मेकअप, है ना।
चलिए, तो ये जो एक्वारेजिया होता है बेटा, इसको बनाने के लिए हम HCl का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? HCl का यूज करते हैं। अब ये होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसका इट इज यूज्ड in the manufacturing of it is used in the manufacturing of aquaregia। इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब ये एक्वारेजिया क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक सब हेडिंग डालिए एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का। ठीक है, तो लिखोगे इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए, अब इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्वारेजिया किसका मिक्सचर होता है ना। अब इसमें समझाएंगे क्या हम, होता है तो इसी का होता है, याद रखना पड़ेगा। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3। यह सांद्र HCl, यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का, और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा, इसको हम किस रेशियो में मिक्स करते हैं? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, इसको हम किस अनुपात में मिक्स करते हैं, किस रेशियो में मिक्स करते हैं? ठीक है, देखिए अगर मैं आपको रेशियो लिखवाऊंगा 3:1, आप 3:1 याद रख लोगे। अगर मैं आपको 1:3 लिखवाऊंगा तो आप 1:3 याद रख लोगे, लेकिन आप ये याद नहीं रखोगे ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, तो ये तो पता है कि इसके रेशियो में 3 तो आना ही है। तो अगर हम HCl को देखते हैं, HCl में कितने अल्फाबेट है? एक H है, एक C है और एक L है, 3 अल्फाबेट है। यानी कि HCl के नीचे आपको 3 लिखना है, याद करने की ट्रिक ये है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, कई बार वो आपको ऐसे दे देगा, HNO3 पहले दे देगा, HCl बाद में दे देगा, तो उस टाइम पर रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। ठीक है ना, जहां HCl होगा उसके नीचे 3 आएगा। ठीक है ना, चलिए अब ये जो एक्वारेजिया बेटा ये बनाया क्यों गया था, सुनिए। आप बेटा पढ़ क्यों रहे हो, जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, शादी हो जाएगी और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, फिर आगे और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो आप भी स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो। तो केमिस्ट्री में उसी तरीके से क्या होता है, हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, दूसरा, स्टेबल चीजें कभी भी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। स्टेबल चीजें कभी भी नॉर्मल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो आपने सुना होगा गोल्ड जो होता है या प्लेटिनम जो होता है, ये स्टेबल मेटल्स होते हैं। कैसे मेटल्स होते हैं बेटा? स्टेबल। अगर ये स्टेबल हैं तो क्या ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे? नहीं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप इन्हें किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कराना चाहते हो, तो कोई भी चीज किसी भी सॉल्वेंट में डिसोल्व तब होती है जब वो उसके साथ रिएक्ट करती है।
ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट करती है। और रिएक्ट वो कब करेगी, जब वो अनस्टेबल होगी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्ट करेगी। तो गोल्ड और प्लेटिनम तो बेटा स्टेबल है, स्टेबल है तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होंगे। तो इनको डिजोल्व कराने के लिए बनाया गया था एक्वा रेजिया। तो गोल्ड और प्लेटिनम जो है इनको बोलते हैं इनर्ट मेटल्स। इनर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इनको हम इनर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। ठीक है ना बेटा। आशीष मैं 2 लैंग्वेज में लिखता हूँ, आपको 1 लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, तो इतनी देर में आपसे छपता नहीं है। आप खुद सोचिए कितना आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको डिजोल्व कराने के लिए बनाया गया था एक्वा रेजिया। गोल्ड और प्लेटिनम सिर्फ और सिर्फ किस में सोल्यूबल होते हैं बेटा, एक्वा रेजिया में सोल्यूबल होते हैं। इन्हें इनर्ट मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में। लिखोगे गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द इनर्ट मेटल्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द इनर्ट मेटल्स soluble in aqua regia, soluble in aqua regia। हिंदी में लिखोगे गोल्ड और प्लेटिनम जैसी, सोना और प्लेटिनम जैसी जैसी अक्रिय धातुएं सोना और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं एक्वा रेजिया में एक्वा रेजिया में विलय होती हैं। ठीक है, अब गोल्ड जो होता है बेटा एक रॉयल मेटल होता है। गोल्ड कैसा होता है, एक रॉयल मेटल, एक शाही धातु है। देख सकते हो जितने भी युद्ध हुए हैं 2 ही सोनों के पीछे हुए हैं ना, सोना और सोना है ना, जैसे महाभारत, रामायण है ना, और भी सारे युद्ध जैसे आप बात करें। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए और ये जो आपका गोल्ड है जो रॉयल मेटल है, शाही धातु, ये एक्वा रेजिया में घुलती है। तो एक्वा रेजिया को नाम दिया गया रॉयल एसिड और रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया को, एक्वा रेजिया is also known as, aqua regia is also known as royal metal, sorry, also known as royal water and royal acid, and royal acid, क्योंकि ये एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, इसीलिए एक्वा रेजिया को एक्वा रेजिया को शाही जल, एक्वा रेजिया को शाही जल और शाही अमल या अमलराज के नाम से जाना जाता है, या अमलराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है चीजें? अब देखिए, नोट करके कुछ पॉइंट पढ़ते हैं एक दो। किसी भी मेटल की या किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी एलिमेंट की नेचर में 2 स्टेट हो सकती है, या तो वो कंबाइंड स्टेट में होगा या फ्री स्टेट में होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, आयरन जो होता है नेचर में इस फॉर्म में मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट,
ठीक है, चलिए। तो आयरन की ये कौन सी फॉर्म होगी, फ्री फॉर्म होगी या कंबाइंड? कंबाइंड होगी, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म है। तो अगर मैं पूछता हूं ये कंबाइंड फॉर्म में क्यों मिलता है, क्योंकि आयरन अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ गया। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, गोल्ड और प्लेटिनम की, तो गोल्ड और प्लेटिनम कैसे होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। तो अगर वो स्टेबल होंगे तो क्या वो किसी के साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे तो वो किस फॉर्म में मिलेंगे, फ्री फॉर्म में मिलेंगे, मुक्त अवस्था में मिलेंगे। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो कौन से मेटल हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, मुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम are the inert metals. Gold and platinum are the inert metals are found in free state. Gold and platinum are the inert metals are found in free state. सोना और प्लेटिनम जैसी, सोना और प्लेटिनम जैसी सोना और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं, सोना और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, मुक्त अवस्था में मिलती हैं, मुक्त अवस्था में मिलती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखोगे, दो ऐसे मेटल हैं बेटा जो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। वो कौन से मेटल होते हैं, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर दो ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में भी मिलेंगे और कंबाइंड स्टेट में भी मिलेंगे। ठीक है, देख रहे हैं, मजा आ रहा नहीं आ रहा पढ़ के, कैसी लग रही है केमिस्ट्री, ईमानदारी से बताना। कैसी लग रही है केमिस्ट्री? तो सेकंड पॉइंट लिखोगे, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर are found in copper and silver are found in both free and copper and silver are found in both free and combined state. तांबा और चांदी, तांबा और चांदी तांबा और चांदी मुक्त और जुड़ी हुई, मुक्त और जुड़ी हुई मुक्त और जुड़ी हुई तांबा और चांदी मुक्त और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट एसिड आता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत बढ़िया बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदी में लिखोगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूला इसका H2SO4। पहले हम इसके अल्टरनेट नेम्स के बारे में बात करते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हर केमिकल के साथ रिएक्शन करता है बेटा। तो एक तो इसका नाम होता है किंग ऑफ केमिकल्स। क्या नाम होता है? किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा। ठीक है, दूसरा नाम होता है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी में इसको यूज करते हैं, पढ़ाएंगे आपको लेड स्टोरेज बैटरी, इसलिए इसका नाम होता है बैटरी एसिड, बैटरी अम्ल, बैटरी एसिड, बैटरी अम्ल। तीसरा इसका नाम होता है बेटा ऑयल ऑफ विट्रल, ऑयल ऑफ विट्रल, तेल का थोथा। तो ये विट्रल का मतलब क्या होता है बेटा? विट्रल का मतलब क्या होता है सर? थोथा। यही ज्यादा बेटर है। तो विट्रल किसे बोलते हैं बेटा? जिसमें सल्फेट आयंस होते हैं, जिसके अंदर सल्फेट आयंस होते हैं उसे कहलाते हैं हम, उसे कहते हैं विट्रल। क्लास में लर्न हो रहा सर आज। सर जी मैं आज लाइव देख रहा हूँ, लास्ट 4 क्लास ऑफ देखी थी, आपने मौज कर दी केमिस्ट्री में। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस कभी कभी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। चलिए, वो बेटा आपके कमेंट कर दिला देते हैं। तो देखो, जिसके अंदर सल्फेट होगा उसे क्या बोलते हैं? विट्रल बोलते हैं। तो आपको इसके अंदर सल्फेट आयंस दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर सल्फेट आयंस दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक विट्रल है। इसी तरीके से विट्रल के अगर आप और एग्जाम्पल देखते हो, देखिए जैसे इसका आपको पता होगा CuSO4.5H2O। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉपर सल्फेट में कितने वाटर मोलिक्यूल होते हैं बेटा? 5। तो इसके अंदर सल्फेट है, ये विट्रल होता है। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू विट्रल, नीला थोथा, ब्लू विट्रल, नीला थोथा। FeSO4.7H2O। ठीक है, इसमें भी सल्फेट आयंस हैं, तो ये भी विट्रल होगा। ये हरे रंग का विट्रल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ग्रीन विट्रल, हरा थोथा, हरा थोथा। ठीक है, जिंक के जितने भी सोल्ट्स होते हैं वो सारे वाइट होते हैं, तो इसमें सल्फेट आया, ये भी विट्रल होगा। ये किस कलर का होता है? ये वाइट कलर का सफेद थोथा, वाइट विट्रल। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगे बेटा, इसका यूज हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये जहां भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो वाटर को निकाल देगा। क्या कर देगा? वो वाटर को निकालना। देखिए ऑर्गेनिक की बहुत बढ़िया रिएक्शन है, लिखोगे इतना, इट इज यूज्ड एज ए, इट इज यूज्ड एज ए dehydrating agent, it is used as a dehydrating agent। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग
निर्जली कारक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है। देखिए एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया। देखिए ये है CH2, ये CH3 का, ये मैंने H लिख दिया, ये CH2, ये OH, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है ये होता है 443 केल्विन। इस टेम्परेचर पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये वाटर को निकालेगा। तो जिस कार्बन पर OH है, ध्यान से सुनना, जिस कार्बन पर OH है उसके उस कार्बन से तो OH और साइड वाले से हाइड्रोजन, इन दोनों से वाटर मिलाकर ये इसे रिलीज कर देता, बाहर कर देता है। ये H2O बाहर चला जाता है और इन दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन से एल्कीन बनानी हो, ये एल्केन था, सॉरी ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इथ लिखा जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाता है। और ये OH है, पहली पोजीशन पर है, तो 1 लिखो चाहे इथेनॉल लिखो। और ये 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इन। तो इथेनॉल को इथिन में बदलने के लिए आप किसका यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। अच्छा स्माइल बहुत अच्छा है, चल थैंक यू बेटा। चूना मत लगाइए, ठीक है ना, चूना मत लगाइए। सर चूना लगाने में तो हम बहुत तेज है। क्लियर है? तो मैं कुछ चीजें बीच में ही पढ़ा देता हूं, तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया। मैं हर टॉपिक पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं बीच में पढ़ा देता हूं, तो उन चीजों को मैं आगे नहीं पढ़ाता, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? चलिए अब एसिड रेन के बारे में बात कर लेते हैं। दिखा देते हैं आपको एसिड रेन कैसे होती है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो एसिड रेन का जो पीएच होता है मैंने आपको लिखवाया था, ये होता है 5.6 के बराबर या इससे कम, ठीक है ना। तो एसिड रेन का मतलब क्या हुआ? ऐसी रेन जिसके अंदर एसिड होते हैं, ऐसी वर्षा जिसके अंदर अम्ल होते हैं, उसको बोलते हैं हम एसिड रेन, ठीक है ना। और उसका पीएच कितना होना चाहिए? 5.6 के बराबर या इससे कम होगा तो उसे एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या, हम फ्यूल का कंबशन कराते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैसेस कहां से आई बेटा? फ्यूल के कंबशन से, ईंधन के दहन से, ठीक है। ये क्लाउड्स है, बादल है, ठीक है। तो बादलों ने बारिश कराई, लीजिए बारिश कराई तो पानी आ गया। तो ये ऊपर से क्या आ रहा है? H2O आ रहा है। और जब ये H2O ऊपर से आ रहा है, नीचे गैसेस प्रेजेंट है, तो ये गैसेस के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले बनाता है ये सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन ये जो सल्फ्यूरस एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? ये सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं, ये अनस्टेबल होता है, तो ये जल्दी ही H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है।
ये वाटर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, और ये इसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो पानी अपने साथ क्या ला रहा है, एसिड ला रहा है, ठीक है ना, क्या ला रहा है, एसिड ला रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एसिड रेन, ठीक है ना। अब एसिड रेन, अब ये जो NO2 होता है ना बेटा, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका, इसका भी कलर कैसा आता है, ब्राउन आता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो एसिड होता है एसिड रेन के अंदर, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उससे कम होता है बेटा नाइट्रिक एसिड, और सबसे कम होता है कार्बोनिक एसिड। ये कहानी थी एसिड रेन की, सल्फ्यूरिक एसिड की, मेरी जुबानी, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए। ये रेंसिडिटी नहीं होती, रेंसिडिटी अलग चीज है, ठीक है ना, रेंसिडिटी अलग चीज है। चलिए बेटा आगे बढ़े। चलिए तीसरा एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। HNO3, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, एक तो इसका यूज करते हैं बेटा हम फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में, ठीक है, फर्स्ट लिखोगे, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। वाटर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वारेजिया। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अरे ये तो हमने कर ही लिया ना पहले, इसको हटाते हैं, चलो लिख लिया तो लिख लेते हैं। इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। सेकंड, फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है।
देखो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना बेटा, वो 3 एलिमेंट्स के बनते हैं। नाइट्रोजन, हिंदी में नहीं लिखूंगा, लिख लेना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बोलते हैं, फॉस्फोरस को फॉस्फोरस ही बोलते हैं, और पोटेशियम, पोटेशियम को पोटेशियम बोलते हैं। इनके जो सिंबल्स होते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, फॉस्फोरस का P होता है, इसका K होता है, NPK, ठीक है ना, NPK। पीरियोडिक टेबल आप लोगों को यूट्यूब से करनी है बेटा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, ज़्यादा समझदार ना बने, ठीक है ना, जितने आप समझदार बनते हो मुझे पता है। जब मैंने अगर यहाँ पढ़ाऊंगा तो 2 घंटे में पूरी करा दूंगा पीरियोडिक टेबल, वहाँ मैंने आपको डिटेल में करा रखी है, ठीक है ना। चलिए, और कहाँ यूज करते हैं बेटा इसका, विस्फोटक सामग्री बनाने में, लिखोगे इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। इसका प्रयोग विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, गन पाउडर, जैसे एक्सप्लोसिव का एक एग्जाम्पल है गन पाउडर, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो ये जो गन पाउडर होता है इसमें क्या होता है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल। चारकोल के बारे में तो आप जानते होंगे, चारकोल का यूज कहाँ करते हैं, बताना एक बार, चारकोल का यूज कहाँ करते हैं। पीरियोडिक टेबल करवा लो, फिर मैं ये छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे टॉपिक है जो आप लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है ना। अरे जब वो टॉपिक हो चुका है यार, उसमें वो बेहतरीन तरीके से वो करवाया गया है, तो आपको वहां से करने में क्या दिक्कत है। आपको मेरी क्लास में कभी डाउट आता है, उसमें तो क्वेश्चन भी करा रखे हैं विद क्वेश्चन थ्योरी, फिर क्वेश्चन थ्योरी टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन, इस तरीके से करा रखा है। वो इसीलिए करवा रखा है कि बार बार ना करवाना पड़े, एक बार ही बेहतरीन तरीके से करा दिया जाए बच्चों को पूरे डिटेल के साथ। चलिए, पीरियोडिक टेबल तो एक फिक्स डेटा है ना, उसमें कोई चेंज थोड़ी होने वाला है, कोई उसमें अपडेशन थोड़ी आने वाला है। चलिए, अब चारकोल का यूज पूछा है, अब बोलते हो सड़क बनाने, मूर्ख हो, वो तारकोल होता है या बिटुमिन होता है बेसिकली। आप चारकोल डिफरेंट टाइप्स का होता है बेटा, देखो जैसे आप लकड़ियों को किसी बर्तन में डाल के उबाल दो, ठीक है ना, तो उबालने के बाद जो सब्सटेंस आएगा उसको बोलते हैं चारकोल। दूसरा, पशुओं की हड्डी को डालकर एक बर्तन में उबाल दो, उसको हम बोलते हैं एनिमल चारकोल। मेरे नाम से बेटा सत्येंद्र सर क्लासेस, ये वाला तो है यूट्यूब चैनल, आप लोगों को बता तो रखा है, कितनी बार पूछोगे, काम की चीज़ तो आपको याद नहीं रहती, फालतू चीज़ें आपको याद रहती हैं सारी, ये है, ठीक है। या यूट्यूब पर भी डाल दोगे ना, पीरियोडिक टेबल बाय सत्येंद्र सर, पार्ट 1 आएगा 7 घंटे 37 मिनट का, वो करनी है आपको, ठीक है। चलिए, तो बेटा जो चीनी जो होती है ना, देखो चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है, किससे बनती है, शुगर केन से बनती है। तो चीनी का कलर कैसा होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, ब्राउन कलर होना चाहिए, गुड़ बनता है ब्राउन कलर होना चाहिए। अब उसके बाद बताओ, चीनी तो व्हाइट कलर की होती है बेटा, वो ब्राउन कलर गया कहाँ, वो ब्राउन कलर जो वो गया कहाँ,
गया कहाँ बेटा? उसके लिए हम एनिमल चारकोल का यूज करते हैं, पशु चारकोल का यूज करते हैं। वो क्या करता है, चीनी को रंगहीन बना देता है, उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नोट करके लिखोगे। एनिमल चारकोल इज यूज्ड, एनिमल चारकोल इज यूज्ड animal charcoal is used in the decolorizing of in the decolorizing of sugar, in the decolorizing of sugar। चीनी को रंगहीन चीनी को रंगहीन बनाने में चीनी को रंगहीन बनाने में पशु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चीनी को रंगहीन बनाने में पशु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अब एक टर्म होती है बेटा सोल्ट पीटर। जिस मिट्टी में सोल्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम सोल्ट पीटर। एक होता है बेटा पोटेशियम सोल्ट पीटर, एक होता है चिली सोल्ट पीटर। पोटेशियम सोल्ट पीटर, ठीक है ना। ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को क्योंकि, अरे ये मैंने क्या लिख दिया यार, ये होता है चिली सोल्ट पीटर। नहीं नहीं, इंडियन सोल्ट पीटर। भारत की मिट्टी में जो सोल्ट मिलता है, भारत की मिट्टी में जो सोल्ट मिलते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं हम सोल्ट पीटर। भारत की मिट्टी में ये सोल्ट मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसको हम बोलते हैं इंडियन सोल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन सोल्ट पीटर कौन सा होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। एक चिल्ली की कंट्री में मिलता है सोडियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम चिली सोल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट। नोट करके डन लिखिए। चलिए आगे देखिए, फोर्थ एसिड है बोरिक एसिड।
H3BO3। इसका एक ही इसका यूज पता है कहाँ करते हैं? कैरम बोर्ड खेला होगा बचपन में, पाउडर डालते हो कैरम बोर्ड पर, उस पाउडर के अंदर होता है बोरिक एसिड, इसीलिए इसका नाम होता है कैरम एसिड, क्योंकि कैरम बोर्ड पर यूज किया जाता है। करवाता हूँ बेटा, मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, और कैरियर 1 पर भी कराता हूँ, जो आपको अच्छा लगे दोनों जगह कर लीजिए फॉलो। देखो इसे इट इज ऑल्सो नोन एज, इसकी हिंदी यही है बेटा, इंडियन सोल्ट पीटर, चिली सोल्ट पीटर, इसी नाम से आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरम एसिड, इट इज ऑल्सो नोन एज कैरम एसिड। इसे कैरम अमल के नाम से, इसे कैरम अमल के नाम से इसे कैरम अमल के नाम से जाना जाता है, इसे कैरम अमल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, इसका यूज बेटा, अब गर्मी आई हुई है, पाउडर वगैरह डालते होगे, जो पाउडर पसीने को सोखते हैं, जैसे नाइसिल और भी जो भी है, डर्मिकूल, तो ऐसे पाउडर जिसमें जो पसीने को सोखते हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिखोगे इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन those acids which absorb sweat। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग उन अम्लों में किया जाता है, इसका प्रयोग उन अम्लों में किया जाता है जो पसीने को सोखते हैं, जो पसीने को सोखते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, आज इतना ही रखेंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है बच्चों, मॉर्निंग में करेंगे, 10 तारीख के बाद देखेंगे। अभी ये टॉपिक में बेटा टाइम लगेगा, 2-3 क्लास लगेंगे अभी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।